बंसी गांव में ही बापूजी के साथ रहता था। उसके दोनों बड़े भाई शहर में रहते थे। बड़े वाले भैया एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे और छोटे वाले भैया एक डॉक्टर थे। उनके पिताजी एक वसीयत छोड़कर गए थे, इसलिए वे सभी वकील साहब का इंतजार कर रहे थे। बंसी, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बापूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बापूजी को क्या जरूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही था, बराबर बांट लेते हम। शहर में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। बंसी के बड़े भाई बोले। बंसी एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके बापूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। बापूजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। हाई स्कूल में था बंसी जब माँ छोड़कर चली गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल बंसी ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने बंसी का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने बापूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। बंसी ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बापूजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। बंसी के गांव में सिर्फ 10वीं क्लास तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे, तो उन्होंने 10वीं के बाद बंसी को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे, उसने भी बंसी को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है। किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। बंसी पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभीियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले तो बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बापूजी को वहां रखना सही नहीं होगा और उनको गांव में ही अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकता। रामू काका ने तो कहा था कि चले जाओ बंसी बेटा, मैं रख लूंगा तुम्हारे बापूजी का ध्यान। लेकिन बंसी का मन नहीं माना और उसने आगे ना पढ़ने का निर्णय लिया। बापूजी ने बहुत समझाया था, लेकिन बंसी अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बापूजी से कहते थे कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बापूजी कुछ नहीं कहते थे, बस मुस्कुरा जाते थे। बंसी ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज्यादा फसल बंसी के खेत में ही होती थी। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता, बापूजी उससे और जमीन खरीद लेते। धीरे धीरे बंसी की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज्यादा जमीन बंसी और उसके बापूजी के पास थी। बापूजी हमेशा कहते कि ये जमीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बापूजी के नाम ही करा देता। बापूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से बंसी की शादी करवा दी थी। शादी से पहले बंसी ने कहा था कि एक बार वह मधु से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। बंसी जब मधु से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह भाभीियों की तरह शहर जाने को नहीं कहेगी। वह अपने बापूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बंसी का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर मधु तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे बंसी जैसा देवता पति मिला है। बंसी की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह मधु को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। मधु यह सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो ये लोग आते हैं, अब क्या बहस करे इनसे। बापूजी के तो आंखों के तारे थे मधु और बंसी। भैया वकील साहब आ गए हैं, बंसी के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने बंसी और उसकी पत्नी मधु को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया।
प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा बंसी नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में ही जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरे ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और मधु की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे बंसी की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे बंसी का है। मेरी किसी भी चीज पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ, मेरे बंसी ने ही मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू मधु के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। बापूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो बंसी को नालायक बेटा कहते थे, मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी न आने के लिए। उस आंगन में खड़ा बंसी उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बापूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।